बेटा सपोज दिस पुली इज नाउ नॉट आइडियल पुली, इट हैज मास और इसकी थोड़ी सी साइज भी है, और आपने इस पे दो छोटे छोटे मासूम से मास टांग दिए, एक 2 kg का और एक 3 kg का, और आपसे किसी ने पूछा कि ये डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। प्लीज बेटा पहले क्वेश्चन सोच लो, आपको एक सिंपल सा नॉर्मल पुली दी रखा है, वो आइडियल पुली नहीं है। इस बार इस पुली का मास भी है और डायमेंशन भी है, और उसके साथ आपने 2 kg और 3 kg का मास टांग दिया है। और फिर क्वेश्चन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को समझना है, ये कितनी तेजी से घूम रहा होगा, उसका बदलाव, ये ओमेगा कैसे चेंज होगा पर यूनिट टाइम। अगर आपको अल्फा की डेफिनेशन याद है तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर मैं एवरेज अल्फा की बात करूँ तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। हम ये कैसे निकालेंगे कि ये पुली किस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन करेगी। तो बेटा हम फिर से जाएंगे एफबीडी की दुनिया में, फ्री बॉडी डायग्राम की दुनिया में। सपोज बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये डिस्क शेप है, ये एक डिस्क शेप है जिसका मास m और रेडियस r है। तो तुम बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बेटा आप लोग को बेसिक फॉर्मूला याद करने को बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m²/2। हाँ बेटा ऐसे आता। अब तुम इस पुली का एफबीडी बनाने की कोशिश करो। बेटा ये बताओ ये पुली किसके अबाउट घूम सकती है, इस पाइवट पॉइंट के अबाउट घूम सकती है ना। पाइवट पॉइंट आप समझते हो ना बेटा, जिसके अबाउट इसको ऐसे बांध दिया गया है। अब ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तरह से घूमने को तैयार है, ये नीचे नहीं आ सकती। इस पे लगने वाले दो फोर्स हैं। बेटा पहले हम लोग क्या सिखाते थे आपको, वन रोप वन टेंशन। कब तक, जब तक पुली कैसी थी, आइडियल। याद करो मैं आपको बोलता था एक रस्सी में एक टेंशन लो, अगर आपकी पुली आइडियल है। लेकिन अब टेंशन बदल जाएगी, थोड़ी देर में तुमको फीलिंग भी आ जाएगी। ऐसा हमने ये किसका बनाया एफबीडी, पुली का। बेटा 2 kg का एफबीडी भी बनाओ और 3 kg का भी बनाओ। 2 kg का एफबीडी जब तुम बनाते हैं, अच्छा एक कॉमन सेंस से बताओ 3 kg नीचे जाएगा कि 2 kg नीचे जाएगा। बेटा 3 kg जाएगा, ठीक है जी। सर 3 kg। तो 3g ऊपर लगा, नीचे लगा, और ऊपर की तरफ टेंशन आया T2। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। अब बेटा देखो बेसिक चीजें चेंज नहीं होगी, अगर 2 kg ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो 3 kg ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। टेंशन क्यों अलग हुआ, अभी जब हम इसके ऊपर इक्वेशन लगाएंगे आपको दिख जाएगा। बेटा 3g और ये वाले इस पे F इक्वल टू एम में लगाओ, 3 kg वाले पे तो कैसे लगेगा, 3g माइनस T2 इक्वल टू एम में लगेगा 3 × ए। बेटा ये समझ आ रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब 2 kg कैसे लगाओगे बेटा, T1 माइनस 2g इक्वल टू 2a। यहाँ तक समझ आ रहा है। पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते थे क्योंकि हमारे पास दो अननोन होते थे, एक्सेलरेशन और टेंशन, और हम दोनों को ऐड कर देते, टेंशन टेंशन कट के ए आ जाता था। पर इस बार अब दो इक्वेशन नहीं, दो मतलब इन दो में तीन अननोन आ गए, एक T1 एक T2 और एक ए। तो अब हमें तीसरा चाहिए। अच्छा बेटा आप अपने कॉमन सेंस से मुझे बताओ इस T2 से पुली कैसे घूमना चाहिए, ऐसे कि नहीं। ये समझ आ रहा है आपको, इस T2 से कैसा इफेक्ट आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। यस सर। हमेशा फोर्स का ये इफेक्ट देखना कि क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है या एंटी क्लॉकवाइज। अब T1 का क्या इफेक्ट होगा बेटा बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ T1 हमारा ऐसे घुमाना चाहेगा। अब ये दोनों टॉर्क अगेंस्ट में है ना एक दूसरे के, देखो बेटा, तो नेट टॉर्क कितना आएगा। हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, नेट फोर्स इक्वल टू एम में, हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू यानी रोटेशन का मास इंटू यहाँ का एक्सेलरेशन। अब पहले एनालॉजी देखो बेटा, टॉर्क इक्वल टू आई ये नहीं होता, मतलब जैसे पहले हम बोलते थे ना फोर्स इक्वल टू एम में नहीं होता है, नेट फोर्स इक्वल टू एम में होता है। उसी तरह हम बोलेंगे टोटल टॉर्क, यानी टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू T2 इक्वल टू मेरा आई अल्फा होगा। क्या आपको ये बात क्लिक की बेटा। यस सर। यस सर। और ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दिया हुआ है और ये एग्जाम में आता भी है।
अब देखो मैं T1 से जब टॉर्क निकालता हूँ बेटा, ये लेट अस से कि ये रेडियस r है इसका, हमने क्वेश्चन में दिया भी है ना, देखो r। तो अब ये T2 कितना टॉर्क लगाएगा बेटा, बेसिक में सोचो, मैं तुमको बोल रहा हूँ इस एक्सिस से दूरी देखो r, और T2 का फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे। इसको अपने दिमाग में एक्सटेंड करो ऐसे, r बाहर आया। अब तुम मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। अब खुद बताओ बेटा, तुम लोग को सिखाया था कि a क्रॉस b करोगे तो कहाँ जाएगा ये, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ। आपको इतना समझ आता है ना, आप r क्रॉस f कर रहे हो तो स्क्रू टाइट हो रहा है ना, तो कहाँ जाएगा ये टॉर्क, अच्छा, अंदर। अंदर की तरफ। और यहाँ अंदर और बाहर का यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस होता है। हाँ, यहाँ पे इसका ये सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि आप बोलोगे सर ये वाला टॉर्क बिल्कुल अंदर लेके चला जाएगा। वो अंदर और बाहर तब लेके जाता है जब आप जो स्क्रू होता है ना उसके ऊपर वैसे करते हो, जो आप कटिंग करते हो ना उस पर डिपेंड करता है। अगर इस पे कोई कटिंग नहीं है तो ये टॉर्क सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। बेटा यहाँ पे अंदर और बाहर सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। अब देखो टॉर्क T2 मुझे कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो कटिंग वाली चीज थोड़ा सा समझ में नहीं। अच्छा बेटा, जैसे आप स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो, स्क्रू को देखा है आपने, उस पे कुछ हेलिक्स टाइप का ऐसे सर्कल टाइप का ऐसे बना रहता है ऐसे, देखा है ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। यस सर। अगर ये ना हो तो हमको सिर्फ, बेटा देखो यहाँ पे डायरेक्शन, जैसे इसका डायरेक्शन अंदर आया और इसका डायरेक्शन बाहर गया, इट डजंट मीन कि जब ये पुली पे ये 3 kg नीचे जाएगा तो मान लो 3 kg का टॉर्क बड़ा है इसके ऊपर, तो ये इसको पीछे घसीटेगा, मतलब अंदर की तरफ लेके नहीं जाएगा बेटा इसको। अच्छा आपने कभी बेटा कोई भी कैप खोला है, आप चाहे उसका ले लो, कोल्ड ड्रिंक का ले लो या कोई भी केचप वाला कैप ले लो, तो उस पे अगर वो अंदर चूड़ियां बोलते हैं ना, मतलब सिंपल से वो जो ग्रूविंग्स हैं वो ना बनाए, तो वो अंदर और बाहर नहीं जाएगा बेटा। आपको मेरी बात समझ आई। यस सर। हाँ। तो मैंने क्या देखा, ये जो टॉर्क लगा ये लगा r क्रॉस f, तो मैं इस T2 पे लिख लेता r इंटू एफ। एफ क्या है यहाँ पे, T2 ही f है, फोर्स है। और बेटा देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो r क्रॉस f हो जाता आर एफ साइन 90, यानी सिंपली r इंटू एफ लिख लेता, तो r इंटू T2 आ जाता। उसी तरह से टाउ T1 कितना आ जाता, और मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव बोलूंगा बेटा, यस सर। ये मिल जाएगा माइनस r इंटू T1। अब बताओ नेट टॉर्क कितना मिला, अगर मैं r कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या, T2 minus T1। T1 T2 माइनस T1 इंटू आई अल्फा। अब बेटा देखो मेरे पास क्या अननोन है, 3 अननोन है, यस सर। ए T1 एंड T2। बट अल्फा। हाँ सॉरी, ए, हाँ बेटा ए और अल्फा में रिलेशन है, अभी बता रहा हूँ। ये तीनों अननोन है मेरे पास, और मेरे पास 3 फंडामेंटल इक्वेशन आ गई, ठीक है। हाँ, अब तुम बच्चे बोलोगे सर ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, मैं तुम्हें समझाता हूँ ए और अल्फा में कैसे रिलेशन निकालते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा था, सर आर अल्फा। नहीं बेटा रुको, उसको समझाना पड़ेगा ना, बच्चा याद कर लेता है इसमें थोड़ा सा। बेटा मैं क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा फोकस करना, आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है बेटे यहाँ पे। बेटा एक चीज बताओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो रहा था, इस पॉइंट पी का, जरा सोचना बेटा, ए ही हो रहा था ना, थोड़ा पीछे जाओ, फील करो। जब 3 kg ए एक्सेलरेशन से जाएगी, यस सर। ये धागा भी ए से जाएगा, और ये पॉइंट पी भी ए से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन ए हो रहा था। अब मैं सेंटर पे खड़ा होता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बेटा थोड़ा सा ना इसको प्लीज समझना, दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच, वरना आप कुछ क्वेश्चनों में बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या ले रहे थे, कभी अल्फा लेते हैं, मतलब कभी ए इक्वल टू आर अल्फा लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं। बेटा मैं पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, आप मुझे बताओ आपको ये चीज आती है कि नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या ये लाइन आपको क्लिक की, देख लो, यस सर। टेक योर टाइम। और ये अप्रोच सिखा रहा हूँ बेटा, तो इसमें टाइम दो, कोई बात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर सेंटर खुद ही एक्सेलरेशन करेगा तब इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अभी तो हमारा सेंटर फिक्स है ना बेटा, पुली फिक्स है ना, देखो पुली यस सर।
तब हमारा ये पोर्शन 0 हो गया। इस केस में हमें ये पोर्शन 0 मिल गया। बेटा हमेशा सेंटर के रिस्पेक्ट में पुली का एक्सेलरेशन या पॉइंट का एक्सेलरेशन, बेटा अगर मैं सेंटर पे बैठा हूं और अगर मैं ए में और अल्फा में रिलेशन पूछूंगा तो ये टर्म हमेशा आर अल्फा आता है। मेरी बात समझे बेटा? Yes, yes, sir. विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज आर अल्फा, और इसी को हम लोग यहाँ पे ए बोल रहे हैं, और ये ए और ये सेम हो गया। बट अगर ये पिक्चर में आया तो हमारा टोटल एक्सेलरेशन कुछ आर अल्फा प्लस ए सी ई आएगा। और ये मैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कि आपको मेरी बात थोड़ी सी क्लिक की। यहाँ पे बस ये पार्ट 0 था तो हमने ए इक्वल टू आर अल्फा बोल दिया। इट विल नॉट ऑलवेज द केस कि ए इक्वल टू आर अल्फा ही आएगा। ये ए इक्वल टू आर अल्फा, बेटा मैं इतना बोलता हूँ, सर्कुलर में हमने पढ़ा था कि सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर अल्फा। क्या आपको याद आया बेटा पॉइंट पी के लिए? बट वहां Yes, sir. में ये फिक्स होता है कि भाई ये सर्कल पे घूम रहा है, यानी अगर ये सर्कुलर की तरह बिहेव करेगी तो ए इक्वल टू आर अल्फा है। लेकिन अगर ये पुल्ली खुद ही चलने लगी, थोड़ी देर में हम पुल्ली को भी चलाएंगे, तब आप आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैंने क्या सिखाया उस बात पे ध्यान देना कि ये फॉर्मूला है जिसमें सेंटर के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी आर अल्फा से चलता है, सेंटर के रिस्पेक्ट में। अब बेटा जैसे ही तुम पीछे वाले केस में आओ, अब देखो तुम यहाँ हर बार जैसे ये दोनों ए है ना, ए की जगह लिख दो आर अल्फा दोनों जगह। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब सॉल्व कर लोगे कि मैं करके दूं बेटा? अब तो कुछ है नहीं तो ना, कर लेंगे. इसके बाद सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग, नथिंग एल्स। बेटा क्या मैं एक क्वेश्चन दूं, आप करके दिखाओगे? यस सर. हाँ बेटा, सेंटर अपने अबाउट घूम रहा है बट उसका एक्सेलरेशन 0 होगा ना, पॉइंट चीज का एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। बेटा सेंटर भी घूम रहा है लेकिन सेंटर एक लोकेशन है। जब तुम सेंटर इमेजिन कर रहे हो तो इतना बड़ा इमेजिन कर रहे हो, पर रियलिटी में सेंटर एक पॉइंट होता है और पॉइंट कभी घूम नहीं सकता। एक सैंड पार्टिकल घूमेगा हमें कैसे पता? हम थोड़ा ना देख सकते हैं जूम करके। जब तक तुम्हारी पुल्ली नहीं नाचेगी, मतलब पुल्ली कहीं, मैं समझाता हूँ कि ये पिक्चर में कब आएगा। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, तुम लोग को शायद समझ आ जाएगा। इफ आई विल गिव यू केस लाइक दिस, बेटा थोड़ा ना सोचना, ये भी सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। मैंने इसको इस तरह से 2 kg को टांग दिया। एक सेकंड देना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ना बेटर बनाता हूँ। अब देखो मेरा पुल्ली भी मोशन करेगा। ये पुल्ली फिक्स करता हूँ, समझो ये 2 kg है और ये 1 kg है। अब तो तुम्हें फील हो रहा है ना कि ये वाली पुल्ली नीचे जाएगी, तो अब सेंटर का भी एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ऐसे केसेस करने हैं तो हमेशा देखो, मान लो एक बच्चा बोलेगा सर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, पॉइंट P1 का। बेटा जितना इस P1 का होगा उतना ही इस 1 kg का एक्सेलरेशन होगा। जितना 1 kg आगे खिसकेगा, ये बेटा देखो एक रस्सी में तो एक ही एक्सेलरेशन होगा। तो जब तुम्हारी ये पुल्ली का एक्सेलरेशन वाला केस आ जाए तब तुम ऐसे लिखते, सपोज यहाँ मैंने सेंटर लिखा C, सर acceleration of the point P1 with respect to earth will be acceleration of the point P1 with respect to center plus acceleration of the center with respect to earth। सपोज मैं कहता कि ये पुल्ली A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तब तुम यहाँ ACE को लिख लेते, सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस AJ। J मतलब बेटा मैं ऐसे मान रहा हूँ कि तुम इतना समझ पा रहे हो, प्लस J ऊपर होता है और माइनस J नीचे होता है। और AP1C, बेटा तुम खुद ही बताओ, जब ये चीज नीचे जाएगी तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये पुली ऐसे घूम रही होगी, फील कर लो। बेटा जब ये नीचे जाएगी तो ये रस्सी ऐसे घूम रही होगी, तो P1C कितना आएगा? मैं इसका जूम्ड वर्जन दिखाता हूँ। ये पॉइंट P1 है और ये ऐसे घूम रही होगी,
ये रहा आर। अब मुझे ये चाहिए P1C इज आर अल्फा, आर अल्फा। अब अगर ये नीचे जा रही है ऐसे तो इसी तरफ आई, यानी माइनस आर अल्फा जे। इस पॉइंट के लिए देखो बेटा पुली ऐसे घूम रही है, तो इस पॉइंट P2 के लिए जब लिखता ना मैं, अगर सपोज ये पॉइंट P2 होता प्लस आर अल्फा जी। तो आप समझ आ जाते ये प्लस आर अल्फा जे हो जाता। हाँ सर। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक पुली है, अगर वो अल्फा से घूम रही है तो इस पॉइंट के लिए आप ऐसे बोलोगे सर, एक्सेलेरेशन आ जाएगा आर अल्फा आई। अगर ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर के रिस्पेक्ट में है एक्सेलेरेशन, और पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हमेशा आर अल्फा आएगा, और तुमको देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस पॉइंट के लिए मेरा आंसर माइनस में आता, माइनस आर अल्फा आई नीचे वाले पॉइंट के लिए। तो बेटा जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चा ये वाली थ्योरी मत लगाना, ऐसे मत लगाना, ये वाली कि एक्सेलरेशन सर हर पॉइंट का हम आर अल्फा लिखेंगे, तो उससे आंसर गलत गलत आ जाते हैं। बेटा मैं तुम लोग को एक बेसिक क्वेश्चन दूं जैसे जेई में और नीट में आता है, और आप लोग हैरान हो जाओगे कि Yes, sir. आप लोग को लगता है कि बड़ी चीजें टफ आएंगी, बट वो लोग चाहते हैं कि आप लॉजिक समझो रेदर देन आप कुछ बड़ी बड़ी बातें सीखो। जैसे बच्चों को मैं मना करता हूँ कि स्टार्टिंग के समय कुछ बुक्स मत लगाओ, पर वो नहीं मानते हैं और वो लगाते हैं। हमारी कुछ बुक्स स्पेशली डिजाइन होती है रिवीजन के लिए, और वो बच्चे चाहते हैं कि वो पहले ही लगाएं, तो बाद में वो उनको परेशान करती हैं बुक्स। और बेटा कभी ना कभी मैं आप लोग का सेशन रखूंगा, जो आपके सीनियर हैं बच्चे जिन्होंने एंट्रेंस निकाला है, अभी जैसे सत्यजीत भैया आईआईटी का पेपर निकाल लेंगे, तो उनका मैं सेशन रखूंगा और उनको सिर्फ ये बोलूंगा कि क्या क्या वो गलतियां किए थे जो आप ना करें। बेटा आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखो, बिल्कुल सिंपल सा। बेटा पूरा सुन लेना, पूरा 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 मतलब पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन, जल्दीबाजी मत मचाना। एक सेकंड दो बेटा। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैं उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इस पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2 दे रखा है, आई आपको सीधे 2 दे रखा है, तो आपको सोचना भी नहीं है डिस्क है कि क्या, वैसे डिस्क ही रहती है बेटा, पुल्ली हमेशा डिस्क रहती है। बस प्रॉब्लम क्या आती है ना बेटा, मैं समझाता हूँ। कई बार जैसे आपने साइकिल देखी है ना बेटा, उसमें स्पोक्स वाला आता है ना बेटा, साइकिल देखी है ना स्पोक्स वाली होती है रिम, यस सर। Yes, sir. तो उस समय हम इसको रिंग मानते हैं, तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आपने कार का टायर देखा है बेटा, तो पूरा ये डिस्क की तरह होता है ना, तब Yes, sir. 2 हो जाता है। तो भाई बच्चा जो स्मार्ट होता है बड़ा केयरफुली क्वेश्चन पढ़ता है, इसलिए टीचर कई बार बच्चे की इमेजिनेशन की रिस्पेक्ट करते हुए आई ही लिख देते हैं सीधे कि आई कितना है। मेरी बात समझ आई? अगर मैं मास भी दे दूं और आर भी दे दूं और तुम क्वेश्चन से ये नहीं समझ पाए कि वो साइकिल की तरह थी या कार की तरह थी टायर, पुली किस तरह दिखेगी, तो बच्चा गलती कराएगा बाय फैक्टर ऑफ 2। अब तुम इस क्वेश्चन के लिए इसका अल्फा निकालो, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। मैं जहां गलती करोगे वो भी बता दूंगा। टेक सम टाइम, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करो। इसका बनाओ, ब्लॉक 1 का, फिर ब्लॉक 2 का, फिर पुली का। सर मास पुली हो तो वो टेंशन्स डिफरेंट लेने हैं हमें। हाँ बेटा, अगर पुली में आई दे रखा है तो यू विल ऑलवेज टेक टेंशन डिफरेंट, और अगर टेंशन डिफरेंट लोगे वो सेम भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, कभी कभी सेम भी आएगा। करो जरा।
बेटा रोटेशन एक बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और आप इसकी जितनी क्लासेस चाहते हो हम लोग उतना लंबा इसको खींच सकते हैं। इट कैन गो टू लाइक 70 लेक्चर्स ऑल्सो, और हर बार मैं आपको बेसिक ही चीज पढ़ाऊंगा। पुल्ली पे एक टेंशन लगा T1, पुल्ली पे एक और टेंशन लगा T2। सर पुली का रेडियस कुछ दिया है? बेटा रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप आर को 1 मीटर मान लो। इमेजिन आर इक्वल टू 1 मीटर। बेटा 1 kg का एफबीडी कैसे बनेगा? काम के लिए सिर्फ T1 लगेगा इस पे, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी T1 इक्वल टू एम ए, यानी 1 × A। अगर मैं मानूं कि एक्सेलरेशन A हो रहा है, 2 kg के लिए एफबीडी कैसे बनेगा? 2g नीचे लग रहा है बच्चा, और T2 टेंशन ऊपर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन T2 मान लूँ और इस वाले सेक्शन में T1 मान लूँ, रस्सी हमेशा खींचती है, तो हर जिस चीज को भी वो कांटेक्ट में लाएगी उसको खींचेगी। तो 2 kg जब नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो मुझे मिलेगा 2g माइनस T2 इक्वल टू एम ए, नीड 2a। तो मेरी दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई। जब तक पुली रेस्ट में है तुम रट्टा मार सकते हो इक्वल टू आर अल्फा। सब बहुत अजीब आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो, क्या फर्क पड़ेगा। बेटा प्लीज मुझे बता दो, वेक्टर वी वोंट टेक वेक्टर्स का मतलब किस सेंस में पूछ रहे हो बेटा आप? मुझे 3-4 बच्चों ने आंसर भेज दिया है। आपको नीट और जेईई मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन गिरेगा, तो इससे आप भागो मत बेटा, यही बेसिक क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में, सबसे पहले वाले एग्जाम में। बेटा देखो, अच्छा ठीक है बेटा। हम्म, अब अगर मैं पुल्ली पे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ T1 ऐसे घुमाएगा और T2 ऐसे, और सिंस मुझे पता है कि 2 kg नीचे जाएगा तो T2 ज्यादा घुमाएगा, तो मैं T2 का जब टॉर्क लूंगा तो ये सिंस R इंटू एफ आएगा और ये भी R इंटू एफ आएगा, तो मैं R कॉमन निकाल लूंगा और सिंपली T2 माइनस T1 को नेट टॉर्क बोल दूंगा बेटा, और ये आ जाएगा आई अल्फा। आई मुझे 2 दे रखा है, अल्फा मैं ऐसे लिख लिया। अब अगर मैं बेटा अल्फा निकालना चाहता था, तो मैं हर जगह ए की जगह आर अल्फा पुट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे T1 मेरा बन जाता, देखो T1 जैसे ही तुम आर अल्फा पुट करोगे, मतलब T1 की जगह ए की जगह आर अल्फा पुट कर दोगे, R1 है तो T1 विल बिकम अल्फा, और 2g माइनस T2 विल बिकम 2R अल्फा, यानी 2 अल्फा। मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सिंस मेरा R1 है तो ये अल्फा हो जाएगा। तो अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, देखो यहाँ पे भी R1 है, तो T2 की जगह मैं पुट कर दूंगा 2g माइनस 2 अल्फा। देखो T2 की जगह 2g माइनस 2 अल्फा माइनस T1 की जगह अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा। तो बेटा इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका? 2g इक्वल टू 5 अल्फा एंड अल्फा इक्वल टू 2g/5। और बेटा यूनिट्स का ख्याल रखना, पाप लगता है। सर आर कहाँ गया?
आर बेटा 1 था ना, देखो यहाँ वैल्यू लिखी है ना आर की। अच्छा सर। तो बेटा जिस बच्चे का आंसर 2g/5 आया, या g को 10 ले लो तो 20/5 यानी 4, अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया, तो आपने सही किया। और बेटा थोड़ा ना डायग्राम बना के सोचो, यहाँ पे ये T1 से जो टॉर्क लगा ये वाला R इंटू T1 पुट किया गया, इस T2 से जो टॉर्क लगा वो R इंटू T2 पुट किया गया। और फील करना बेटा इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, एक क्लॉकवाइज था दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था। अब मैं एक PYQ देता हूँ, जल्दी से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ सेम टॉपिक पे। हाँ बेटा सही है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कम बच्चों ने भेजा, बट आई गेस ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन सब कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोचिंग का स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे अगर आईआईटी या जेई कोई खुद के ऐप से पेपर कराएगी वहां रहता है, और ये एक्चुअल एग्जाम का स्टैंडर्ड रहता है, और सिर्फ मार्जिनली कम रहेगा। तो आप जब इस लेवल पे गेम खेलते हो तो आप इसके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हो। आप किसी भी अपने सीनियर से जो पेपर देते हैं उनसे पूछना, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो जो बच्चा कोचिंग लेवल पे गेम खेल लेता है उसके लिए यहाँ पे गेम खेलना काफ़ी ईजी रहता है, जो एक्चुअल पेपर रहता है। अब देखो ज़रा एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है, एक पुली है और ये समझ लो कि पुली, इसमें खूब सारा धागा है, या उस इंस्टेंट पे आपको बस ऐसे एम दे रखा है, इसका मास एम है और पुली का भी मास एम है और इसका रेडियस आर है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ए मास एम सपोर्टेड बाई ए मासलेस स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग आइडियल है और ये हॉलो सिलेंडर है, ये जो डिस्क है आपका हॉलो सिलेंडर है। बेटा हॉलो सिलेंडर है तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर लोगे, रिंग का लोगे कि डिस्क का लोगे? सर रिंग। लिंक। रिंग लोगे ना बेटा, तो आप बात समझ गए, मास एम दिया है रेडियस आर दिया है। आपको दिया है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, इसका एक्सेलरेशन निकालो। इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, इस मूवमेंट पे इसका कैलकुलेट ए। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बेटा, मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, ऑप्शंस लिख रहा हूँ, 2g/3, g/2, 5g/6 और g, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आप अपने लॉजिक से करो। बेटा वो नहीं चाहते कि आप लंबी लंबी कैलकुलेशन करो, वो चाहते हैं कि आप जे एडवांस को ऐसे समझो 3 लॉजिक या 2 लॉजिक, जे मेंस को समझो 1 लॉजिक, नीट को समझो कई बार 1 लॉजिक कई बार 1.5 लॉजिक मैक्सिमम। बट हर पेपर में 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम चैलेंजिंग या एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो जेई मेंस में भी 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आएंगे, ऐसे नहीं कि जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 25 के 25 इजी आएंगे, या नीट में जो 45 क्वेश्चन है उसमें से 45 के 45 इजी आएंगे। 5 to 10 चैलेंजिंग होंगे आपके लिए नीट में भी। कैसे करोगे बेटा ये क्वेश्चन? हम दो चीजें हैं, इस पुली को लेंगे और इसको लेंगे। पुली के लिए ऐसे बनेगा, टेंशन टी लगेगा। हाँ देखो बेटा बच्चा आंसर, आंसर भेज दिया है। हाँ बेटा देख रहा हूँ। सर आर की कोई वैल्यू दी है? बच्चा आर की वैल्यू नहीं दी है, मैं क्वेश्चन दोबारा देख ले रहा हूँ, बट आर की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे पता है, आर की जरूरत नहीं रहेगी बेटा, करो। हम्म। हाँ बेटा, अब तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर भेजा है बेटा, और सही भेजा है। देखो इस पुली का एफबीडी बनता तो ऐसा बनता कि सिर्फ ये टेंशन, इस वायर का टेंशन इसको घुमा रहा है। हाँ बेटा सही है, जितने बच्चे भेज रहे हैं बेटा सबका आंसर सही है।
अब काफी बच्चे भेज चुके हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो पुली के लिए तुम्हारी इक्वेशन होती टी और आर, तो टॉर्क लगता बेटा यहाँ पे एक ही फोर्स है तो एक ही टॉर्क आएगा, सिंपली आर इंटू टी, और यही बन जाएगा आई अल्फा। अब जब मेरी पुली का सेंटर मूव नहीं कर रहा है तो मेरे लिए अल्फा की वैल्यू या ए इक्वल टू आर अल्फा हमेशा लगेगा जब तक मेरी पुली का सेंटर रेस्ट पे है। तो मैं अल्फा की जगह सिंपली, मुझे देखो मुझे ए पूछा है तो मैं ए के चक्कर में पड़ूंगा, मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा हो जाएगा ए बाई आर, तो आपका आई इंटू ए बाई आर, आर इंटू टी। आप तुरंत यहाँ से देख लेते कि आई ए आपको मिलता आर स्क्वायर टी। हाँ हाँ बेटा सबका सही आ रहा है बेटा, जितने बच्चे मुझे भेजे अब तक किसी का भी गलत नहीं आया आंसर, यहाँ मिल जाता। अब इस स्मॉल एम का आप एफ बनाते बेटा तो एम जी नीचे की तरफ आता और टेंशन ऊपर की तरफ आता, तो मैं लिखता है एम जी माइनस टी। बस आपको ये भावना समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पी का और इस मास का एक्सेलरेशन सेम होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो देखो बेटा हमको हॉलो सिलेंडर बोला है तो हम आई की जगह क्या पुट करेंगे, एम आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आर स्क्वायर टी। आर स्क्वायर आपका कट जाएगा और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम ए। अब टेंशन एम में आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए, तो मेरा एम जी इक्वल टू टू एम में आ गया और ए इक्वल टू मेरा जी बाई टू आ गया बेटा। तो जितने बच्चों ने किया होगा तो सोचो, जो बच्चा बेटा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा या ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कितनी तेजी से करेगा। हाँ बेटा अब मैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। आपको एक रॉड दी है बेटा, मैं बताता हूँ देखो बेटा, अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे स्लिप कर रही होगी तब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस मास का एक्सेलरेशन अलग अलग होता, तो स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप इज ए कंडीशन, तब तुम ये ए इक्वल टू आर अल्फा लिख पाओगे, मतलब इस पॉइंट पी को एक्सेलरेशन को इस मास के एक्सेलरेशन से कोरिलेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे बच्चा आप। बेटा आप सोचो ना, स्ट्रिंग अगर फिसलने लगेगी तो आप समझो ना, ये अलग एक्सेलरेशन से जाएगा और ये मतलब इस चक्के के घूमने में और इसके नीचे जाने को आप अच्छी तरह से कंस्ट्रेंट नहीं कर पाए, इसलिए वो लिख देते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पहली बार एक क्वेश्चन पढ़ता है तो ऐसा भी तो इमेजिन कर सकता है कि सर ऐसा हो रहा होगा, शायद ये बहुत ज्यादा कम घूम रहा होगा और ये ज्यादा स्लिप कर रहा होगा, ये जो रस्सी है ये ज्यादा स्लिप करी है, वाइसे वर्सा, ये ज्यादा घूम रहा होगा और रस्सी कम कम निकल रही होगी, इसलिए ये लाइन वो लोग लिख देते हैं। बट आपके कोर्स में एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो बस ये प्रिकॉशन के लिए लिख देते हैं कि बच्चा कुछ ज्यादा ही दिमाग ना लगा दे। बेटा देखो मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, आपको एक रॉड दिया गया जिसका मास m है और लेंथ l है, और एक एंड पे उसे पाइवट कर दिए। बेटा पाइवट मतलब वो ऐसे घूम सकता है, ऐसे या ऐसे, ये पाइवट पॉइंट है। तो आपसे पूछा है अगर स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है, तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, उस मूवमेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको सोचना है कौन टॉर्क लगाएगा यहाँ पे। और डोंट वरी बेटा, रोटेशन का हर क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया ज्यादा अच्छा आता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना। रोटेशन इज न्यूमेरिकल बेस्ड ओनली, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल उतना दिमाग चलेगा आपका। मैं 10 सेकंड आपको देता हूं ताकि आप सोच सको। जो बच्चे भूल गए हैं मैं उनको एक चीज याद दिला दूं, अगर आप रॉड में किसी एंड के अबाउट घुमाते हो तो जो आई आता है बेटा उसकी वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ml स्क्वायर बाई 3, अगर आप लोग को भूल गए थे तो।
याद है तो कोई बात नहीं बेटा, वेयर एल इज द लेंथ एंड एम इज द टोटल मास। हाँ बेटा, देखो बेटा, अगर तुम इसका एफबीडी बनाते पहले, स्टार्टिंग हमेशा, हाँ हाँ सही है बेटा, एफबीडी बनाने से करो कि सर मैं ऐसे रॉड ले ले रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास पे जाओ और mg फोर्स नीचे लगाओ। अब बताओ यहाँ पे इस पाइवट पॉइंट के अबाउट, पाइवट पॉइंट के अबाउट ये आर कितना होता, L/2 होता, L/2 टाइप का लेते हैं बेटा आर को, या बोलो तो मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ गए बेटा, कि मैं सिर्फ mg से टॉर्क लिखता कि सर फोर्स है mg और पाइवट से दूरी यानी रेडियस है L/2, तो ये बनता मेरा टॉर्क। टॉर्क को मैं करता आई अल्फा, आई की जगह मैं पुट करता ml²/3, तो बेटा आंसर कितना आ जाता, mg इंटू L/2। एल दोनों सेम है बेटा, तो मुझे कट जाते, एक एल कट जाता और मैं ऐसे लिखता 3g/2l। जितने बच्चों का ये आंसर आया सही आया। बेटा आपको सोचना है ना कि ये रॉड है, इसको ये घूमना क्यों चाहेगी, ऐसे क्यों जाना चाहेगी, क्योंकि mg ऐसे बुला रहा होगा आओ नीचे। अब mg सेंटर ऑफ मास से लेते हैं तो ये कितनी दूरी पे होगा, L/2 पे, तो जब आपको टॉर्क पुट करना है तो इस तरह से पुट करना है। बेटा क्या ये बात आपको समझ आई? हमें इसका अल्फा चाहिए, तो मेरे को ये वाली टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क मैंने किससे निकाली, इसलिए हमेशा एफबीडी बनाते हैं कि फोर्स कौन लगा रहा है, हम फोर्स पता कर लेंगे, हम टॉर्क पता कर लेंगे बेटा। बेटा क्या मैं ये दोबारा बताऊं कि आपको समझ आ गया, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ना ना बच्चा, ना ना, देखो मैं समझाता हूँ। बेटा कभी आपने घर पे पंखा देखा है, जो एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, मैं समझाता हूँ बेटा, चाहे मैं चाहता हूँ भी हूँ, तुम ये बात याद रखो, किसी पंखे के लिए, देखो मैं ये पंखा घुमा रहा हूँ, ये मैं तीनों ब्लेड बराबर बनाना चाहता था बट मैंने गलत बना दिया, पर समझो ये बराबर है। मैं देखता हूँ कि जब ये एक चक्कर मार रहा है तो मुझे पता है कि ये वाला इतना चलेगा तो ये वाला इतना सा चलेगा, तो इसकी एंगुलर स्पीड और इसकी एंगुलर स्पीड सेम है, अल्फा सेम हो सकता है, लेकिन बेटा मेरी बात सुनना, मैं लीनियर कंपोनेंट्स को बराबर नहीं कह सकता क्योंकि इसका लेंथ अलग है, ये पॉइंट P1 बड़ा लेंथ चला और पॉइंट P2 छोटा लेंथ चला, पर एंगुलर वाली भाषा में दोनों सेम चले, सेम एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो मैं ओमेगा अल्फा किसी एक रोटेटिंग बॉडी के लिए एक ही रखता हूँ सेम, पर हर पॉइंट का ए एक्सल, बेटा ए इक्वल टू आर अल्फा, अगर आपका अल्फा P1 के लिए भी वही आएगा, P2 के लिए भी वही आएगा, पर ए हर एक पॉइंट के लिए अलग आएगा। मेरी बात याद रखना, एक बॉडी के लिए इस पॉइंट के लिए भी अल्फा वही है, इस पॉइंट के लिए भी अल्फा वही है, इस पॉइंट के लिए भी अल्फा वही है। वन बॉडी में अगर वो एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो ओमेगा और अल्फा सेम रहेगा बेटा, अगर रिगिड बॉडी है तो ओमेगा अल्फा सेम आएगा, खुद फील करके देख लो बेटा। बेटा आप अगर चैट पे कोई भी चीज पूछ रहे हो जो लॉजिकल है, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। अब बेटा कितने बच्चों ने सीसॉ देखा है बेटा, वो जो गेम होता है ना, उस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बेसिक वाले। सपोज बेटा ये सीसॉ में, बेटा देखो आइडियल सीसॉ विल बी, मतलब यहाँ पे भी L/2 डिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी L/2 डिस्टेंस होगा, तो मैं आइडियल सीसॉ लेता हूँ। अंतर क्या करता हूँ बेटा समझाने के लिए, समझो कि एक तरफ मैं बैठता हूँ, पुट 90 kg एयर, एंड यहाँ पे हम किसी मासूम से बच्चे को ले लेते हैं, सपोज हमने रीबू को ले लिया, एस 65 और 70 kg, 65 kg, बेटा उसकी हाइट काफ़ी है तो शायद 75 भी हो सकता है वो,
बट मैंने ले लिया। अब आप मुझे बताओ इस सिस्टम का अल्फा कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में। आपको ये सोचना है कि पाइवट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पाइवट पॉइंट, किसके अबाउट ये घूमेगा। अच्छा बेटा रीबू बोल रहे हैं सर मेरा भी 90 है, कोई बात नहीं बेटा मैं 65 लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये बताओ मुझे, फील कर पा रहे हो कि सपोज 90 केजी ऐसे टॉर्क लगा रहा है तो ये भी ऐसे टॉर्क लगा रहा है। अब बेटा कॉमन सेंस है तो आपको ये दोनों टॉर्क अपोजिट दिख रहे होंगे, सेम नहीं दिख रहे होंगे। आप रॉड के मिड पॉइंट पे खड़े हो, बेटा रॉड को अगर मिडल के अबाउट घुमाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते थे बताओ, इस पॉइंट के अबाउट याद करो, ml square by 12. ml² by 12। बेटा मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर पिछली बार किसी को समझ आया था पर बस याद नहीं है तो अटक जाए वो। अब बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। आप यहां जाते हो, फोर्स लेते हैं mg यानी 90g, लेंथ कितना आता है l/2 यानी 90g इंटू l/2, ये वाला टॉर्क होता क्लॉकवाइज। बेटा मैं 90g को बड़ा मान रहा हूँ और 65g को छोटा मान रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ रीबू का वेट मुझसे कम है, 65g तो छोटा ही रहता है। 65g इंटू l/2, ये आया बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क कितना मिला, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर मुझे इसका मास वो दे देंगे m, तो मैं इसे पुट कर दूंगा m l² by 12 इंटू अल्फा। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो मैं बता सकता हूं कि इस रॉड का, और बेटा सुनो पूरे रॉड में अल्फा सबका सेम आएगा, ये जितनी कस के जितने एंगुलर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा होगा अल्फा से। हाँ बेटा दिया ना मैंने, एम ले लो ना इसको, रॉड के मास को आप एम ले लो। क्वेश्चन में बेटा डाटा देगा, मैं आपको बस वो बताना चाहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों से बड़ा बेसिक एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपको अभी इस ईयर का एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। अभी जो अभी सितंबर वाला पेपर चल रहा है ना बेटा, चल रहा था, उसका मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो सीसॉ में एक साइड नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाना चाहिए ना। हाँ तो वही तो हो रहा है बेटा, ये वाला टॉर्क अगर नीचे लेके जाना चाह रहा है तो ये वाला देखो, अगर ये इसको नीचे लेके जा रहा है और ये इधर लेके नीचे जाना चाहता है तो कोई एक ही तो डोमिनेट करेगा। अगर तुम इसको बोल रहे हो कि ये नीचे लेके जा रहा है तो इसको अपने आप ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं। सर पर हमने तो दोनों नीचे ही लिया है। अरे बच्चा, तुमने कभी जैसे अभी आप लोग अंडर एज हो, कार तो नहीं चलाई है, स्टीयरिंग यूज किया है, कैसे करते हैं स्टीयरिंग के साथ में बेटा। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये वाला अपने आप कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, पर जाता है ना बेटा। यस सर। अब कॉमन सेंस से सोचो बेटा, आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों नीचे लेके जाना चाहते होंगे तो क्या आप स्टीयरिंग उखाड़ दोगे। अगर आप इतने हल्क टाइप के हो तो स्टीयरिंग उखड़ जाएगी, नहीं तो या तो ऐसे घूम जाएगी, नहीं तो वो ऐसे घूम जाएगी, जिसमें से जो फोर्स ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई। यस सर। यहाँ बेटा देखो ऐसे सुनो, मैं एक बगल वाले यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज एक डिस्क या रिंग टाइप का है, मैं एक, और ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पाइवट है। एक बच्चा एफ इधर लगा रहा है और एक बच्चा एफ इधर लगा रहा है, F1 मान लेते हैं, F1 और F2। तो आप ये नहीं बोलोगे सर देखो F1 और F2 ऐड हो रहे हैं, नहीं बच्चा ऐसा नहीं होगा। F1 ऐसे घुमाना चाहेगा, F2 ऐसे। तो जो ज्यादा तेज मतलब F2 सपोज बड़ा है तो ये ऐसे घूमेगा। आपको मेरी बात समझ आई, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1। और वही वहां पे हुआ, 90G बड़ा था 65G से। तो हम ऐसे करते हैं कि टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी टोटल टॉर्क। बेटा देखो टॉर्क में प्लस माइनस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को आप लेके चलोगे, जैसे नॉर्मल फोर्स में ऐसे कहते थे ना ये 10 न्यूटन है, तो ये वाला सर ये -10 हो जाएगा अगर इक्वल रहता तो। यहाँ पे हम एक एंटी क्लॉक को मान लो प्लस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और वाइस वर्सा, ठीक है। इस केस में मैं ये बोलता कि 90G बड़ा है तो मैंने टोटल इस सीसॉ को ऐसे घुमाया है, ऐसे करके। आपको बात समझ आई बेटा। यस सर। और सुनो बेटा देखो मैं एक अभी अप्रोच देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, प्लीज ये अप्रोच है तो इस पे ध्यान देना।
आई डोंट नो बेटा कितने बच्चे अप्रोचेस की इज्जत करते हैं, पर आप उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितनी अप्रोचेस आप सीखते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ, जरा साथ में थोड़ी देर पेशेंस रखना। सपोज बच्चा एक वेज से, ये अच्छे से बनाना, वेज से, रुको मैं थोड़ा सा अच्छा ही बना देता हूँ। एक वेज से एक सिलेंडर नीचे डाउन आ रहा है बेटा, वो घूम भी रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, ये बात समझ आ रही है? वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कंबाइंड रोटेशन। बेटा नाम अभी मैं समझाऊंगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अगर ये नीचे नहीं आ रहा होता, सिर्फ वहीं पे फिक्स होके घूम रहा होता, तो इसको हम कहते हैं प्योर रोटेशन। ये आप सोचो ये कुछ सर्कुलर मोशन जैसा है, ऐसा सोच लो। और एक जगह हम बोलते हैं नहीं नहीं यार, ये जो बेचारी हमारी ये जो डिस्क या सिलेंडर, जो क्या बोला था मैंने, शायद मैंने सिलेंडर बोला था, कुछ बोला था उनको, ये स्मूथली फिसलते हुए जा रहा है बिना घूमते हुए, तो ये ट्रांसलेशन कहलाता। ट्रांसलेशन वो होता है जब हमारा ओमेगा 0 होता है। ये घूमना नहीं है, इसको ऐसा नहीं है, लाउड है, फिसलते हुए जा रहा है। हमको ये पढ़ना है, बट हमने आज तक सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा है। हमको पता है कि अगर ये ब्लॉक होता तो फिसलता कैसे। हम इस लीनियर मोशन को एक फैक्टर से प्योर रोटेशन में बदलेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करके हम ये निकालेंगे। बेटा देखो, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं आपको कंबाइंड सिस्टम पढ़ाऊं, पर उसमें बच्चों का सर दर्द करके फट जाता है और बच्चा कोई समझ ही नहीं पाता है। तो एनसीईआरटी हो चाहे अच्छी किताबें हो, आपको तोड़ तोड़ के बताती हैं कैसे। आपको ऐसे सीखना है कि ऐसे सोचो कि सपोज मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। एमजी नीचे लग रहा है। सपोज बेटा फ्रिक्शन होता, सपोज लेट फ्रिक्शन इज देयर, और ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो आप ये देख पाते कि फ्रिक्शन से एक ऐसे घुमाने वाला टॉर्क बनता। देखो ना, अगर ऐसे है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो घुमाना चाहता, ठीक है। तब तुम एफ इंटू आर को आई अल्फा बोलते, इसका आई इंटू अल्फा। अब एमजी टॉर्क क्यों नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो एक्सिस से पास कर जा रहा है। तो जो भी चीज बेटा सेंटर ऑफ मास या एक्सिस से पास कर जाएगी, घूमने वाली जगह से पास कर जाएगी, वो टॉर्क नहीं लगा सकती। बेटा अगर आपको मेरी ये बात समझनी है, तो आप कहीं पे भी जिस चीज की बात पॉइवेट है ना, पिछले क्वेश्चन में मैं यहाँ आके कितना भी फोर्स लगाऊं, ये रॉड मूव नहीं करेगी। जो फोर्स एक्सिस से पास करता है उसका टॉर्क 0 रहेगा। तो मैं ऐसी दुनिया में चले जाता कि सर प्योर रोटेशन हमें ये सिखाएगा, एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। ट्रांसलेशन क्या बोलेगा, अरे सर ये देखते हैं ना, नीचे एम जी साइन थीटा था, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन था, तो हम ऐसे लिख लेते एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। मतलब लीनियर अपना चल रहा है, प्योर रोटेशन अपना चल रहा है, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम पढ़ लेते हैं बेटा। कि अगर मुझसे कोई अल्फा पूछे तो मैं अल्फा भी निकाल लूँ, कोई एक्सेलरेशन पूछे तो एक्सेलरेशन भी निकाल लूँ। तो बेटा देखो, आपको ये सारे टर्म धीरे धीरे समझने पड़ेंगे। इसके ऊपर हम पूरा एक अलग से 1 या 2 क्लास कराते हैं। अगर हम कोई सर्कुलर बॉडी को डाउन द इंक्लाइन लाता हूँ, बेटा ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो यू विल सी दिस एज ए सेपरेट हेडिंग। तो हम इसके ऊपर सेपरेट क्लास करेंगे। बट आप एक अप्रोच समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। हाँ बेटा, गुड बेटा। बेटा एक बच्चा अच्छा डाउट पूछ रहा है कि सर अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो क्या सिर्फ ट्रांसलेशन होता। हाँ बेटा, जब कोई घुमाने के लिए नहीं रहेगा। अब सपोज मैं फ्रिक्शन लेस, वो बच्चा ही पूछ रहा है कि सर फ्रिक्शन एब्सेंट हो तो क्या ये घूमेगा नहीं। बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एमजी फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर जा रहे हैं, तो घुमाने की इच्छा किसी की नहीं होगी, ये अपना स्मूथली नीचे आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, प्योर रोटेशन विल बी 0। बेटा देखो, मैं क्यों आपको ये अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। आप यहाँ पे सीखोगे सर सेम लॉजिक से हाफ आई, एम की जगह आई, और वी वहां पे था तो यहाँ पे क्या आता है, वहां वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड।
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इस स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप इन दोनों को जोड़ के बताओगे कि सर स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी इंस्टेंट पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ, अब इसमें बहुत इंट्रिकेसीज हैं कि सर आई किसके अबाउट लेते हैं, सर ओमेगा किसके अबाउट लेते हैं, वेलोसिटी क्या हर पॉइंट की तो अलग अलग होती है, सर देखो ये इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल तो इधर जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में बाद में बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास की आती है, ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास लेते हैं और आई भी अबाउट सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। वरना कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं सर जब ये नीचे आ रहा है तो इसके अबाउट घूम रहा है ना, तो आई इसके अबाउट लेना चाहिए। नहीं बेटा, हम सब कुछ इसके अबाउट लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के। मेरे कहने का मतलब है बेटा, हम ट्रांसलेशन पढ़े हैं, हम प्योर रोटेशन में एनालॉजी से जाएंगे और फाइनल आंसर हम इन दोनों का जोड़ के बताएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ और हम उस क्वेश्चन से थोड़ा समझेंगे, बट ये बीच में अप्रोच है बेटा, इसलिए मैंने जानबूझ के बताई। इसकी हम 2-3 क्लासेस अलग से करेंगे, डाउन द इंक्लाइन हम लोग कैसे आते हैं। मैं आपको भी जेईई मेंस वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ। अभी मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दो। अगर इस रॉड का मास 5 kg है और ये पाइवट पॉइंट है, बेटा मैं सब लिख दे रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बेटा एम जी साइन थीटा या एम जी सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो घुमा नहीं सकते ना। बेटा सोचो ना कि आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हो तो मूवीज में दिखाते हैं ना गोल गोल घूम जाता है, वो हो सकता है। लेकिन कोई आपकी नाक पे सीधे मुक्का मारे तो आप घूमोगे नहीं, आप पीछे जाओगे। अब पॉइंट समझो, अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लात पड़ गई तो आप घूमोगे नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास के दाएं बाएं पड़ेगी तो मैं घूमूंगा। आप कैरम बोर्ड खेलो, स्ट्राइकर ऐसे लड़े जाके तो ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, लेकिन स्ट्राइकर सीधे जाके हेड ऑन कोलिजन कर दे, यानी स्ट्राइकर का जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता वो अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर जाता तो सिर्फ इसमें ट्रांसलेशन होता, ये घूमता ओमेगा 0। तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर कभी भी कोई फोर्स सेंटर ऑफ मास से या पाइवट पॉइंट से पार करता है, तुम जैसे ये पाइवट है, तुम यहाँ पे 20 न्यूटन भी लगाओ तो इस 20 न्यूटन से अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रोटेशनल इफेक्ट 0 होगा बेटा। अगर मैं यहीं पे एक ऐसा तुमको अभी इसी एग्जांपल में एग्जांपल देता हूँ, चलो 30 न्यूटन मैंने ऐसे लगाया, अब ये 30 न्यूटन किसकी लाइन पे आ गया, एक्सिस की लाइन पे आ गया या पाइवट की लाइन पे आ गया, तो इससे कभी भी रोटेटिंग इफेक्ट नहीं आ सकता। मैं बेटा क्वेश्चन दे देता हूँ पहले। लेंथ आपका दे रखा है 2 मीटर, प्लीज बेटा जल्दी जल्दी देखते हैं। और आपको फोर्सेस दे रखे हैं कि इस रॉड का मास दे रखा है, ये 30 न्यूटन दे दिया, और ये तुमको दे रखा है 30 डिग्री और ये 20 न्यूटन। अगर आप लोग को क्लीन डायग्राम चाहिए तो मैं क्लीन डायग्राम देता हूँ। ये पाइवट रहा, आपको मास दे रखा है 5 kg, लेंथ दे रखा है 2 मीटर, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरह 30 न्यूटन और एक 30 डिग्री पे 20 न्यूटन। तो आपको बताना है कि इंस्टेंट पे इसका अल्फा कितना होगा रॉड का। फिर मैं आपको इस बार का जेईई मेंस का क्वेश्चन कराता हूँ एक कॉन्सेप्ट समझा के। आप हर एक फोर्स से इमेजिन करो, बेटा ये चीज की तमन्ना है कि रॉड को उखाड़ दे, तो घुमाएगा कितना, इसका आंसर होगा 0 टॉर्क। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा मन है तो ऐसे सोच लो कि सर आर पूरा एल हो जाता और एफ पैरेलल हो जाता, तो आर एफ साइन थीटा में थीटा 0 हो जाता, तो आर एफ 0 आ जाता। 20 न्यूटन से निकालो, बेटा धैर्य रखो, 3√3, ठीक है बेटा, गुड गुड बेटा। देखो बेटा अगर एक बच्चा जल्दी में नहीं है तो वो जब कहे भी ना तो वो रॉड का एमजी भी लेगा। अगर वो जल्दी में होगा तो ये सिर्फ फोर्स पे ध्यान देगा कि 20 कितना है 30 कितना है, वरना वो 5G भी लेगा कंसिडरेशन में। अब बताओ इस पाइवट पे खड़े होकर सोचो, हर एक का, अच्छा ये 5G ऐसे घुमाना चाहता,
20 न्यूटन का इच्छा पूछते तो वो ऐसे घुमाना चाहता। तो इन दोनों के टॉर्क अपोजिट होते हैं बेटा। देखो, जब ये वाला टॉर्क मेरा क्लॉकवाइज है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। 30 न्यूटन से तो 0 मिल रहा है बेटा। तो एक समझदार बच्चा ऐसे करता कि सर 5g इंटू L/2, ये आया मेरा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में बेटा हम फोर्स को परपेंडिकुलर लेते, पहले 20 cos 30 ऊपर लेते। आपको याद है हमने टॉर्क को कैसे लिखा हुआ था? आर पूरा लो तो फोर्स परपेंडिकुलर ले लो, या फोर्स पूरा लो तो आर परपेंडिकुलर लो। तो यहाँ पे तो आर इजी है, आर पूरा ले लो, फोर्स परपेंडिकुलर ले लो। यहाँ पे सिर्फ 20 cos 30 पुट करते हैं फोर्स की जगह। माइनस करता मैं, पहले मैंने किसका टॉर्क लिखा? टॉर्क ऑफ mg। फिर मैं माइनस कर रहा हूँ टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का टॉर्क कितना है बेटा? 5g इंटू L/2, ये इसका था, माइनस फोर्स कितना है? 20 cos 30 परपेंडिकुलर फोर्स इंटू रेडियस L। अब बेटा देखो, मेरे को L दिया हुआ है 2 मीटर, तो मैं पुट कर सकता हूँ और ये मिलता मुझे I अल्फा। पाइवट किया है मैंने एंड पे, तो मुझे I की वैल्यू मिलेगी ml²/3 इंटू अल्फा। क्या बेटा अब तुमको स्ट्राइक किया क्वेश्चन? और वो ऐसे ही क्वेश्चन भर के रखते हैं एग्जामिनेशन में, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि बच्चों को बेसिक्स आते हैं कि नहीं। बेटा देखो, मेरी बात समझो, मैं अब समझाता हूँ, रुको। एक बच्चा अच्छा डाउट पूछ रहा है, बेटा आप लोग कर लोगे इसको? वैल्यू पुटिंग ही तो बची है बेटा, L=2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और सिंस 5g बड़ा है तो अल्फा ऐसे आएगा। हाँ बेटा, मतलब ठीक है बेटा, हाँ सही है, सही है। मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर भेजा है वो सही है। देखो बेटा एक बात सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे? बेटा देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो, लेक्चर याद करना, हम आई भी उसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, और नेट टॉर्क हमेशा आई अल्फा आता है। डोंट वरी, कॉन्फिडेंस में रहो। अब सुनो, अगर मैंने पाइवट ऐसे रखा है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास से mg नीचे जा रहा है, पर तुम यहाँ पे भी 20 न्यूटन लगाओगे तो वो ऐड हो जाएगा, 20 प्लस mg। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास, बेटा ये देखो, मैं अगर सिंपल सी बात बोलता हूँ या बिल्कुल फ्री होके समझाता हूँ, अगर पाइवट दे दिया है तो पाइवट के अबाउट फोर्स लगाओगे तो टॉर्क 0 मिलेगा। और अगर कोई फ्री बॉडी है, जैसे लाइक एक रॉड रखी हुई है ऐसे, तब कोई ऐसे फोर्स लगाएगा, अब ये अल्फा या ओमेगा नहीं ला सकता, अल्फा नहीं दे सकता, क्योंकि एक फ्री बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है। तुम एग्जांपल के लिए, सपोज एक रॉड है, तुम इसको 20 न्यूटन ऐसे फोर्स लगाओ और 10 न्यूटन ऐसे फोर्स लगाओ, तब बिना कहे इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेना कि सर L/2 इंटू 20। और सिर्फ इस बार दोनों टॉर्क सपोर्ट कर रहे हैं, देखो बेटा, प्लस 10 इंटू L/2 इक्वल टू आई अल्फा। और आई मैं अपने आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लूंगा, अगर रॉड है तो मैं इस बार ml²/12 पुट करता इंटू 12 अल्फा। मैं ये लिखता यहाँ पे इस केस में। बेटा मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने कोई पाइवट या कोई फिक्स नहीं किया एक्सिस, तब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमूंगा। तुम करके देख लो बेटा, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ूं तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमना चाहेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा, अगर बैडमिंटन खेलते हो तो जस्ट ऑब्जर्व, तुमको चीज दिखेगी स्लो मोशन में। अगर कभी स्लो मोशन कैमरा में बैडमिंटन को ऑब्जर्व करोगे खेलते हुए, देख। अब बेटा देखो, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था। आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई थी फोर्स में? हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था एज ए फोर्स इक्विलिब्रियम, जिसको हमने लिखा था कि बॉडी में नेट फोर्स 0 होता है। जो समझदार बच्चा होता है उसको ऐसे दिखता है, जो क्वेश्चन लगाता है उसको समझ आता है कि ऐसा हो सकता है कि एक्स में 0 ना हो और वाई में 0 हो। तो अगर कोई बॉडी पूरी फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो तीनों में 0 होगा।
तो जो न्यूमेरिकल्स लगाता है उसको ऐसा दिखेगा, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है उसको ऐसा दिखेगा। लेकिन बेटा अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा फोर्स इक्विलिब्रियम प्लस टॉर्क इक्विलिब्रियम। मैं मतलब समझाता हूँ बेटा, एक सीसॉ वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैं मानता हूँ कि रेबू और मैं दोनों 90 केजी के हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे, और रेबू यहाँ बैठा है। अब जितना टॉर्क मैं लगाऊंगा उतना टॉर्क वो लगाएगा, और नेट टॉर्क हो जाएगा 0। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर अभी इस बॉडी में फोर्स इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? मैं बता, जैसे ये रॉड है ना बच्चा, तो सपोज मेरा वेट mg लग रहा है और रीबू का भी वेट उतना mg लग रहा है, तो ये जो सीसॉ के नीचे सपोर्ट दिया वो उतना नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, और तब मैं बोलूंगा n इक्वल टू mg प्लस mg। बेटा नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। mg इंटू एल बाई टू मस्ट बी इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब मैं ना घूमूंगा ना मैं, मतलब ट्रांसलेशनरी फोर्स भी नहीं लगेगा, मतलब फोर्स भी नहीं लगेगा, तब इक्विलिब्रियम होता है। तो आज के बाद आप ऐसे जानना कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट टॉर्क 0 हो और जब नेट फोर्स 0 हो, इसको मिला के हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। बेटा क्या आप लोगों ने लाइन समझ ली? और बेटा ऐसा भी होगा कि नेट फोर्स 0 होगा पर टॉर्क 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जब कपल फोर्स लगाते हैं किसी, जैसे आप कोई कैप खोलना चाहते हो किसी बोतल की, तो आप देखो अपने थंब से अगर ऐसे पुश कर रहे हो, अगर आपको ये ढक्कन खोलना है तो एक पोर्शन से आप ऐसे फोर्स लगाते हो। अब देखो F इक्वल टू एफ तो होता है माइनस एफ, मतलब नेट फोर्स 0 है, बट इसका इफेक्ट भी टर्निंग का ऐसे होगा, इसका इफेक्ट भी टर्निंग का ऐसे होगा। और ये स्टीयरिंग की वजह से, स्टीयरिंग पे भी ऐसा ही होता है। जब मेरा एक हाथ नीचे खींचता है तो मुझे दूसरा हाथ ऊपर खींचता है ऐसे, ताकि दोनों का टर्निंग इफेक्ट सेम रहे। तो जरूरी नहीं है कि जब फोर्स इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क इक्विलिब्रियम मिले ही मिले, तो एज्यूम मत करना। हम बॉडी का इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे जब दोनों हो एक साथ में, बट फोर्स इक्विलिब्रियम डजंट गारंटी टॉर्क इक्विलिब्रियम। द फाइनेस्ट एग्जांपल इज कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ट्राइंग टू मूव ए बॉडी। देखो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और डायमेट्रिकली है, तब इसको कपल कहते हैं, क्योंकि इससे सबसे बढ़िया टॉर्क लगता है। अब देखो एग्जामिनेशन में किस कैटेगरी का क्वेश्चन आया था, जरा देखो बेटा। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताओगे कि ये अच्छी कैटेगरी है कि खराब कैटेगरी है। एक झूला टाइप का सोच लो कि एक रॉड दो स्ट्रिंग से लटका हुआ है। इस रॉड का मास 5m है और यहाँ पे m मास टंगा हुआ है, और रॉड का मास 5m है, और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है m मास का साइड में। आपको ये दे रखा है कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये टेंशन निकालो टी कितना होगा। क्वेश्चन इतना सा आया था। अगर टोटल 100 सेंटीमीटर है, अच्छा रिभू को क्या चाहिए? टॉर्क 0। बेटा ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा देखो पहले ये क्वेश्चन करो, ये अभी पेपर का है, जेई मेंस के पेपर का है बेटा। अभी नीट का पेपर होगा ना 13th को, तो हम उसके भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा मैं समझाता हूँ, आपको पूछा क्या है कि आपको ये टेंशन निकालना है। आपको एक मास दे रखा है ऐसे, इस ना रॉड के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और 5m की रॉड है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और m इतनी दूरी पे, तो आपको ये टेंशन निकालना है। रीबू बेटा ऐसे सोच लो ना कि तुम किसी को फुटबॉल को सेंटर ऑफ मास की लाइन पे किक कर रहे हो। जब तुम सेंटर ऑफ मास की लाइन पे किक करोगे तो अब ये घुमाने वाला फोर्स नहीं देगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन देगा। तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, बट नेट टॉर्क इक्वल टू 0। ये वाला केस तो सिंपली आप सोच सकते हो। अब इस पे आओ बेटा। अगर ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है
तो ये कितना हार्ड है आप मुझे बताओ बेटा। आप याद रखना टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल के इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, याद रखना। वी कैन कैलकुलेट और ये इक्विलिब्रियम में दी हुई है। अगर मैं ऐसे कोई बैठा हूँ झूले पे तो हमेशा वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। वी कैन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए। जो समझदार बच्चा होता वो ऐसे लेता कि सर लेट अस से, बेटा ये मैं करूँ कि आप लोग कर रहे हो अटेम्प्ट, बताओ। हमको टी निकालना। सर अटेम्प्ट ले रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं अभी आपको टाइमर देके 1 मिनट देता हूँ बेटा, 1 या 2 मिनट। बेटा थोड़ा सा आप लोग स्ट्रांग बनो। मैं आपको ऐसी गारंटी देता हूँ ना, कुछ दिन ऐसे आएंगे ना कि जब हम कुछ मैराथन करेंगे। मैराथन मतलब लाइक 12 या 13 घंटे की क्लास, जिसमें हम ऐसे 100 क्वेश्चन लगाएंगे कि वो टॉपिक उस दिन खत्म हो जाएगा, मतलब सारे केसेस लेके। तो थोड़ा स्टेमिना बिल्डअप करो, पेशेंस के साथ बैठने का, रफ कॉपी लेके न्यूमेरिकल घिसने का, कि अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप अटेम्प्ट तो करो, गलत सही बाद में देखेंगे। हम्म, बेटा कुछ बच्चे आंसर भेज रहे हैं। अरे पापी इतना ज्यादा। बेटा दोबारा देखो, कुछ पाप किए हो, कहीं ना कहीं कुछ पाप किए होगे। एक बार दोबारा चेक करो बेटा। और बेटा आई विल सजेस्ट रिक्वेस्ट टू गो थ्रू ए टेक्स्ट बुक फर्स्ट। पंख लगा के उड़ना है पर पहले चलना सीखो। एनसीईआरटी या एससी वर्मा टाइप की कोई टेक्स्ट बुक उठाओ। जो पहले ही दिनों में कुछ बच्चे जो इधर उधर की किताबें उठा लेते हैं ना, वो बड़ा पछताते हैं बेटा बाद में। उनको रिवीजन भी नहीं करना समझ आता, ना उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं। स्टार्ट करें बेटा। मैं जानबूझ के इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ, क्यों? मैंने इस पॉइंट को पी बनाया ताकि ये टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि यहीं से पास कर गया। और इसको टी1 मानते हैं, वो अलग होता है बेटा, ये दोनों टेंशन अलग आएंगे। आप इमेजिन करके देख सकते हो। तो मान लो मैं जानबूझ के इस पॉइंट पी के अबाउट निकालता ताकि इस टी1 का टॉर्क ना आए। तो पॉइंट पी के अबाउट कौन टॉर्क दे सकता है? एम दे सकता है। कैसे देगा एम? ऐसे। बेटा रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो 5m भी नीचे ही देगा ऐसे, और ये टी अकेला ऊपर की तरफ देगा। तो मुझे मिला बेटा, देखो टॉर्क टेंशन से मिला मुझे क्लॉकवाइज, और दोनों मासेस के वेट से मिला मुझे एंटी क्लॉकवाइज। अगर इक्विलिब्रियम है तो हमेशा नेट क्लॉकवाइज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेट टॉर्क जीरो का मतलब तो ये हुआ ना कि जितना क्लॉकवाइज हो जाए उतना एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो एक बच्चा ऐसे कर देता सर, तो आपके कहने का मतलब है टी क्लॉकवाइज यानी टी इंटू 100 मस्ट बी 5m इंटू, बेटा सेंटर ऑफ मास रॉड का मिडल पॉइंट से जाएगा, इंटू 50 प्लस एम। ये 20 सेंटीमीटर दूर था, तो एम इंटू 20। अब बेटा आपका आंसर कितना आ रहा है बताओ? अगर हम 10 काट दे तो 10t इक्वल टू 25m प्लस 2m। तो ये कितना आ गया बेटा बताओ? 27m बाई 10। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? वो भी अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। कॉन्सेप्ट आप समझे क्या बेटा? ये इस पे ज़्यादा फोकस करो कि जितना टॉर्क ये अकेला देगा उतना ये दोनों मिल के देंगे, तब रहोगे तुम इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम याद रखना, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, ये मेरी मर्जी। मैं इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकता था, पर उस केस में मुझे ये टेंशन चाहिए था जो मुझे दिया नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस पॉइंट के अबाउट निकाला।
वो ये देखना चाहते हैं कि इस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है। सपोज एक टीचर ने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें वो बार बार इस पॉइंट के अबाउट करा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब एक बच्चे को टीचर ने ये लाइन बोली ही नहीं कि आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, और जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो मिलेगा, याद रखना, चाहे तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो। मेरी समझदारी इसी में, जो चीज मुझे नहीं दी है मैं उसी पॉइंट के अबाउट निकाल लूं ताकि उसका रोल ही हट जाए। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? बेटा अगर मैं इसी क्वेश्चन में m के अबाउट निकालना चाहता तो मुझे इस स्मॉल m से जो mg वाला आता वो टॉर्क नहीं दे सकता, ये 5m वाला दे देता, ये वाला ऐसे दे देता और ये वाला टेंशन ऐसे दे देता। तब 3 चीजें चाहिए थी पर मुझे टेंशन नहीं दिया होता ना, इसलिए मैंने जानबूझ के, सिंस मुझे इस ब्रांच का टेंशन नहीं दिया है और मुझे ये निकालना है तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया। अगर मुझे ये वाला टेंशन निकालना होता तो मैं जानबूझ के इस पॉइंट के अबाउट निकालता। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? आपको ये बात क्लिक की कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता मुझे ये टेंशन निकाल के दो, ये वाला, तब आप ऐसे करते, अच्छा सर इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, इसका कोई रोल नहीं रह गया। 5m की वजह से नीचे टॉर्क लगा, m की वजह से नीचे टॉर्क लगा। इस पॉइंट के अबाउट जाके सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा, r f वहां जाके सोचो तुम्हें फीलिंग आएगी। और इसका उल्टा, तो t इंटू 100 करते इक्वल टू 5m इंटू L/2 यानी 50 सेंटीमीटर, और इस m की दूरी ये यहाँ से 20 थी तो वहां से 80 हो जाती, तो m इंटू 80 आपका इस वाले का टॉर्क टेंशन निकल आता। क्या बेटा आपको मेरी बात समझ आई कि मैंने यही पॉइंट क्यों चुना था? ताकि मेरा इसका रोल हट जाए, और जब मैंने इस पॉइंट को चुना तो मेरे इसका टेंशन का रोल हट गया। हाँ बेटा, आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। वी कैन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट बेटा, इट इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन कि आप टॉर्क किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालो। ये तब होता है कि जैसे बच्चा खुद से पढ़ रहा हो या टीचर ने पॉइंट स्किप कर दिया हो, तो बच्चा सोचता है कि टॉर्क हमेशा एक्सेस के अबाउट ही निकालते हैं या सेंटर ऑफ मास टाइप के अबाउट निकालते हैं। लेकिन बेटा जब आपको क्वेश्चन देता है ना, तो वो कभी कोई एक्सेस नहीं बनाता है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देता है। देखो ना, मैं सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूँ। सपोज एक ऐसी बॉल है, आपसे पूछ रहा है कि मान लो मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ, क्या बॉल ऊपर चढ़ेगी? अब इसमें बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें कि इस पॉइंट के अबाउट लें। बेटा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट ले, अगर वो इतना लॉजिक लगा पा रहा है कि सर अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लेता हूँ तो एम जी ऐसे घुमाना चाहेगा, ये फोर्स ऐसे घुमाना चाहेगा, अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी घूम जाएगी। देखो ना, मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, ध्यान से सोचो। आपने एक फुटबॉल टाइप की ली और एक ऐसा कट वाला फोर्स लगाया और ये गया एम जी एम जी एम जी। अब बेटा यहाँ ना मैंने तुम्हें कोई एक्सेस दी ना कुछ दी, और पूछा, बॉल की डायमेंशन दे देता कि ए क्या है आर क्या है, मतलब सब कुछ दे देता, मास वास दे देता। फिर मैं पूछता बेटा ये बताओ एफ कितना लोगे कि ये बॉल ऊपर चढ़ जाए? तो एक बच्चा इस पॉइंट के अबाउट ऐसे दिखता, अच्छा सर इस पॉइंट के अबाउट एफ इंटू आर, एम जी इंटू आर से बड़ा हो जाए तो ये बॉल घूम जाएगी। देखो ना बेटा, एफ ऐसे ले जाना चाहेगा और एम जी वाला टॉर्क ऐसे ले जाना चाहेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिया है तो एम जी इंटू आर डायरेक्टली आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? अगर मैं डायमेंशन हल्का सा चेंज कर दूं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बच्चा। एफ ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, अभी भी चाहो तो तुम इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। देखो, तब मैं इस पॉइंट के अबाउट ये एफ इंटू आर होता, ये आर बनता, और एम जी के लिए सिर्फ ये आर होता, तभी मैं ये देखता एफ इंटू दिस L1 और एम जी इंटू L2, जो बड़ा हो जाएगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा वरना ये वहीं रहेगा। बेटा अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ये सब पॉइंट समझने पड़ेंगे। अगर आपको किसी की जान बचानी है तो डॉक्टर्स को ये सब पॉइंट समझने पड़ेंगे।
वरना वो कभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या क्या कहते हैं जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उनका नेचर नहीं समझ पाएंगे अगर आपको इलेक्ट्रिकल या ये सब भाषाएं नहीं आती हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी रहती है आप लोग के कंधे पे कि कम से कम बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाएं। बेटा मैं क्लास बंद करता हूँ विद होप कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप मेरी बात समझे? आपको थोड़ा सा बेसिक वाइज चलना है कि टॉर्क किसके अबाउट निकालते हैं, हमको केसेस कैसे सोचने हैं। आज की क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड थी, नेक्स्ट क्लास हम लोग थ्योरी वाइज फिर से स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं थ्योरी ही पढ़ाऊँ। बेटा मैं रखता हूँ बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। हाँ हाँ Thank you, बेटा, sir. मैं शेयर करता हूँ, रुको मैं लेक्चर शेयर करता हूँ।